नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 16 अक्टूबर 2022 को ही RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ लेकर आई हूँ। इसलिए सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर व्याख्या के साथ आपको मेरे चैनल पर मेरे वीडियो में ही देखने को मिलेंगे। तो मेरे वीडियो को देखिए और पता लगाइए कि आपके कितने आंसर सही हैं और आपने उनका आंसर क्या सोचकर लगाया था। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। तो आइए देखते हैं 16 अक्टूबर 2022 को हुए RSCIT एग्जाम की आंसर की। मैं आपको आंसर बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर 2022 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की। पहला प्रश्न है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? 4 उत्तर है। कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। दूसरा प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? 4 उत्तर दिए हैं, ODF, RTI, SRDF, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करके किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित और उसमें सुधार करवा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? 4 उत्तर दिए, बिजली पानी के बिल का पेमेंट, मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ई मित्र के द्वारा हम बिजली पानी का बिल भी जमा कर सकते हैं, मूल निवासी यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सारे कार्य कर सकते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? 4 उत्तर दिए, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, पिछले वर्ष के रिटर्न की कॉपी, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जब हम ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं इनकम टैक्स का तो हमें बैंक स्टेटमेंट की भी जानकारी हमसे पूछी जाती है बैंक की, तो वो बैंक स्टेटमेंट से मिलती है। फॉर्म 16 को हम भरते हैं और पिछले वर्ष की भी कुछ जानकारी हमसे पूछी जाती है जो कि हम पिछले वर्ष के रिटर्न की कॉपी में से लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 5वां प्रश्न है, IRCTC का फुल फॉर्म है। 4 उत्तर दिए, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एवं टूरिस्ट कंपनी, इंडियन रेल कैटरिंग एवं टूरिज्म कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऊपर के 2 उत्तर गलत है, इसलिए सही उत्तर सी है। 6ठा प्रश्न है, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 4 उत्तर दिए हैं, डॉस, एंड्रॉयड, एप्पल iOS, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि उपरोक्त 3 नाम जो है डॉस, एंड्रॉयड और एप्पल iOS, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस पीसी पर चलाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल iOS एप्पल फोन यानी आईफोन के लिए यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड और एप्पल iOS दोनों मोबाइल पर यूज किए जाते हैं, जबकि डॉस पीसी पर यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है डॉस ए। 7वां प्रश्न है आपका, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, गेम्स खेलने के लिए, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, यानी आपके मोबाइल में नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का प्रयोग किया जाता है। गेम्स खेलने के लिए आपको गेम्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, पर गेम आप उस गेम ऐप पे ही खेल पाओगे। इसलिए नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ही गूगल प्ले स्टोर का प्रयोग किया जाता है। तो बी सही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? इसके 4 उत्तर दिए हैं, Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+Y और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पहले मैं आपको बता दूं क्विक एक्सेस टूल बार होती क्या है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह,
तो उनके नाम के साथ होम टैब के ऊपर एक 3-4 बटन और दिखते हैं, वो क्विक एक्सेस टूल बार के बटन होते हैं। और वहाँ पे एक आपको यानी एक और ऑप्शन दिखता है जिस पे क्लिक करोगे तो पूरी टूल बार भी दिखेगी। तो Ctrl+S भी उसमें होता है, Ctrl+Z भी उसमें होता है, Ctrl+Y भी उसमें होता है, इसलिए इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। Ctrl+S का मतलब है सेव, Z का मतलब है अनडू और Ctrl+Y का मतलब है रीडू। अगला प्रश्न है 9वां, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? इसके 4 उत्तर दिए हैं। पहला 256 कैरेक्टर, दूसरा 156 कैरेक्टर, तीसरा 356 कैरेक्टर, चौथा 1024 कैरेक्टर। तो इसका सही उत्तर है 256, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे काम करता है और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो 2 की घात 8 जो होता है 2 to the power 8 वो होते हैं 256 कैरेक्टर। 156 और 356 बस ये इसके हिसाब से बनाए। 1024 कैरेक्टर भी इसमें आते हैं, पर इतना बड़ा नाम हम फाइल का नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसकी सही साइज है 256 कैरेक्टर्स। 10वां प्रश्न है, जब टैब की को प्रेस करते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब हम एक टैब की को प्रेस करते हैं तो 5 कैरेक्टर हम इंसर्ट करवाते हैं। यानी आप यदि एक टैब की प्रेस करें और उसी जगह पर जब आप शुरुआत से लेके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो 5 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो और 5 यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 11वां प्रश्न है, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में Ctrl+X का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में, चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि Ctrl+X से हम कट करते हैं, चुने हुए टेक्स्ट को कट कर देते हैं स्क्रीन पे से, और यहाँ वो ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न दिया है 12वां, हाइपरलिंक के पार्ट से हैं। 4 उत्तर दिए हैं, वेब पेज के एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पर पहले मैं आपको बता दूं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिस पर क्लिक करके हम उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका एड्रेस दिया हुआ है। तो वेब पेज एड्रेस पे जब हम क्लिक करते हैं, वो कहीं भी लिखा हो, तो हम उस वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से ईमेल एड्रेस पे भी हम क्लिक करते हैं तो हम उस ईमेल को एड्रेस को ओपन कर लेते हैं। और दूसरा लिंक या टेक्स्ट या इमेज का बनाया हुआ है, वो भी यदि हाइपरलिंक है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट या इमेज पे पहुंच जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न है, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो व कॉलम होते हैं। इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं, 10,48,575 रो एवं 16,384 कॉलम। दूसरा उत्तर है 14,80,575 रो एवं 16,184 कॉलम। तीसरा उत्तर है 14,800 रो व 15,024 कॉलम। और चौथा उत्तर है 1,36,000 रो व 14,024 कॉलम। तो इसका सही उत्तर है 10,48,575 रो व 16,384 कॉलम। इस उत्तर को यदि आप चेक करना चाहें तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 में पेज नंबर 188 पे जहाँ एक्सेल के बारे में जानकारी दी हुई है, वहाँ पर आपको ये संख्या मिल जाएगी। और ये भी बाइनरी बेस्ड ही संख्या है, 2 to the power पे ही ये संख्या बन रही है। 14वां प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रख सकते हैं, यानी एक सेल में हम कौन कौन सा टाइप का डेटा रख सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसमें 4 उत्तर दिए हैं, पहला नंबर, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हम एक सेल में नंबर लिख सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें हम फार्मूला रख सकते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? 4 उत्तर दिए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ फिर से उसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि हम सेल का जो भी कंटेंट है उसकी फॉर्मेटिंग क्लिपबोर्ड ग्रुप से तो कर ही सकते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के द्वारा क्लिपबोर्ड ग्रुप से कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप के जो भी ऑप्शन है, यानी हमारे फॉन्ट चेंज करना है या बोल्ड इटैलिक करना है तो वहाँ से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अलाइनमेंट ग्रुप में भी दी होती है तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते। 4 उत्तर दिए हैं 7D, पाई, एरिया, स्टॉक। तो इसका सही उत्तर है 7D। 7D चार्ट नहीं होता है कोई टाइप, इसलिए 7D चार्ट नहीं बना सकते। पाई चार्ट होता है, गोल राउंड शेप में दिखाई देता है। एरिया चार्ट जनरली 2D और 3D फॉर्मेट के चार्ट होते हैं जिसमें एरिया दिखाया जाता है, और स्टॉक चार्ट बबल फॉर्मेट में दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चार्ट बनते, तो 7D इसका सही उत्तर है। 17वां प्रश्न है पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। 4 उत्तर दिए हैं लेफ्ट स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू, फ्रंट स्टेज व्यू, राइट स्टेज व्यू। तो इसका सही उत्तर है बैक स्टेज व्यू, बाकी के ऑप्शंस गलत है। 18वां प्रश्न है पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। 4 उत्तर दिए .ppt, .ppx, .pptx, .ppxt। तो सही उत्तर है .pptx। इसके पहले जो फाइल बनती थी वो .ppt होती थी पावर पॉइंट की फाइल, और .ppx और .ppxt ये दोनों नाम गलत हैं। तो सही उत्तर जो है 2010 में बनने वाली फाइल का नाम है .pptx। 19वां प्रश्न है निम्न में से कौन साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है। 4 उत्तर दिए हंटिंग, फिशिंग, स्पाई, हैकिंग। तो इसका सही उत्तर है हैकिंग। जब हैकिंग किया जाता है तो वो साइबर थ्रेट नहीं कहलाता है, बाकी के ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है हंटिंग, फिशिंग और स्पाई ये साइबर थ्रेट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 20वां आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। इसके 4 उत्तर दिए सेक्शन 65, सेक्शन 67, सेक्शन 66, सेक्शन 43। तो सही उत्तर है सेक्शन 67। अगला प्रश्न है 21वां एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। 4 उत्तर दिए कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एमएस आउटलुक में कैलेंडर भी होता है, तो कैलेंडर भी रहता है, टास्क मैनेजर रहता है। यहाँ पर हमारे पास एक नोटपैड टाइप की डायरी टाइप का एक ऑप्शन आता है जिसपे हम अपने कार्य लिख सकते हैं, और कॉन्टैक्ट मैनेजर तो होता ही है क्योंकि इसमें सभी के ईमेल एड्रेस आपको मिलते हैं, तो इसलिए ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 उत्तर दिए हैं Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+E, Ctrl+E और Ctrl+M। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चारों ही काम शॉर्टकट की जो है इनसे ईमेल को लिखने का कार्य नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाकी क्या यानी जो ये शॉर्टकट कीज दी हुई है ये इस कार्य के लिए यूज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है यूएसबी पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है। 4 उत्तर दिए हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को जब आप आपके सिस्टम से जोड़ते हैं तो वो जो पोर्ट है जिससे इसको जोड़ा जाता है वो यूएसबी पोर्ट कहलाती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर पेन ड्राइव है। अगला 24वां प्रश्न है डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। 4 उत्तर दिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिस्टम के पार्ट होते हैं, डिवाइस जो भी है आपके, जैसे कि आपका माउस है या प्रिंटर है, और इनके जो ड्राइवर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, क्योंकि इनको बिना इंस्टॉल किए हम नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है 25वां कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। 4 उत्तर दिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो
तो इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। तो भूकंप की जानकारी मौसम की भविष्यवाणी के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर ही हमको देता है, इसलिए इसका सही उत्तर सुपर कंप्यूटर है। 26वां प्रश्न है, जॉयस्टिक एक प्रकार का है, 4 ऑप्शन दिए, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस, गेम। तो इसका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, इसलिए यहां पर उन्होंने एक ऑप्शन गेम भी दे दिया, परंतु इसका सही उत्तर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है 27वां, फ्लैश मेमोरी है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के प्रकार नहीं होते हैं, रैम मेमोरी का प्रकार है, पर फ्लैश मेमोरी जो होती है वो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है, जो कि रोम के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए आपका पेन ड्राइव जो है वो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में आता है और वो फ्लैश मेमोरी का प्रकार कहलाएगा। 28वां प्रश्न है, विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, स्क्रीन के बाईं तरफ, स्क्रीन में नीचे की तरफ, स्क्रीन के मध्य में, स्क्रीन के दाईं तरफ। तो इसका सही उत्तर है स्क्रीन में नीचे की तरफ। नीचे जो सबसे लास्ट लाइन दिखाई देती है वो टास्क बार होती है, जिस पे हमने जो प्रोग्राम पे हमें काम करना है या हम काम कर रहे हैं जो ओपन है वो सब दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं जिन पे क्लिक करके हम उन प्रोग्राम को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये टास्क बार सबसे नीचे दिखाई देती है स्क्रीन पे। 29वां प्रश्न है, वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो है विन की और आर, विन की प्लस पी, विन की प्लस डब्ल्यू, विन की प्लस डी। तो इसका सही उत्तर है विन की प्लस आर। विन की प्लस आर की को प्रेस करोगे तो रन ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिससे आप कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म है। 4 उत्तर दिए, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारे नेट पे जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो हमारी कोई भी चीज़ जो कि हम ढूंढना चाहते हैं उसमें सर्च करना चाहते हैं तो यूआरएल के रूप में हम उसका एड्रेस देते हैं, जिसको वो ढूंढ के हमें बताता है। कोई भी वेबसाइट हो सकती है वो। 31वां प्रश्न है, सर्च इंजन निम्न टास्कों को क्रियान्वित करता है। 4 उत्तर दिए, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सर्च इंजन है तो सर्चिंग का काम तो करता ही है, पर जब वो सर्चिंग करता है तो सर्चिंग के लिए वो सबसे पहले इंडेक्सिंग करता है, उसको अल्फाबेट ऑर्डर में जमाता है, उसी के आधार पर फिर वो सर्चिंग करता है, और वेब क्रॉलिंग भी करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 32वां प्रश्न है, यूपीआई का फुल फॉर्म है। 4 ऑप्शन दिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 33वां प्रश्न है, मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है। 4 ऑप्शंस दिए, नंबर डायल करना और वीडियो देखना, फोन करना, रुपयों का आदान प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रुपयों का आदान प्रदान करना। यहाँ पर मोबाइल वॉलेट शब्द कहा गया है। वॉलेट का मतलब होता है आपका पर्स, जिसमें रुपये रखे होते हैं और जिसमें से निकाल कर आप लेन देन करते हो। तो मोबाइल के काम की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मोबाइल वॉलेट की बात कर रहे हैं। तो रुपयों का आदान प्रदान इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है, ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर यानी C2C का एग्जाम्पल है। 4 उत्तर दिए, www.ebay.in, www.amazon.in और तीसरा है indiaalibaba.com, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है www.ebay.in। इसके द्वारा हम कस्टमर टू कस्टमर यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेलिंग कर सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल कर सकता है, भले वो व्यापारी नहीं हो। जबकि अमेजन पे B2C होता है, यानी व्यापारी अपने कस्टमर को सेलिंग करता है। B2B होता है अलीबाबा में, जिसमें एक बड़ा बिजनेसमैन और छोटे छोटे बिजनेसमैन को थोक में सामान बेचता है। तो इसलिए सही उत्तर है www.ebay.in।
अगला प्रश्न है MOOC का फुल फॉर्म है। 4 उत्तर दिए हैं। मास्टर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ऑपरेशन ऑन कोर्सेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये ऑनलाइन एजुकेशन की एक साइट है और यानी उसका एक पोर्टल है जिसका नाम है MOOC। तो इसका सही उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। आपको मेरे ये प्रश्न समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखकर अपने रिजल्ट को सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और अपने रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसे आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए जो आने वाले समय में RSCIT की एग्जाम देने वाले हैं। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।